बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आसिफ अली ज़रदारी साहब हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। कल पनामा का फैसला आएगा, उस फैसले के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब का किरदार मजीद बढ़ जाएगा और शायद कल के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब को सियासत से साइड पर ना रखा जा सके। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पनामा का सर फैसला कल आएगा, 3 ऑप्शंस हैं। शायद ये फैसला मियां नवाज शरीफ साहब के हक में आ जाए, शायद ये फैसला इमरान खान साहब के हक में आ जाए और शायद ये फैसला कमीशन के हक में आ जाए कि कमीशन बना दिया जाए। आपका क्या ख्याल है कि किस किस्म का फैसला होना चाहिए? देखिए, मैं जहाँ तक फैसले का सवाल है तो इतने जज साहबान बैठे हुए हैं और इतनी इस पर कमेंट्री हुई है सोशल मीडिया में, आपने दूसरे दोस्तों ने, इतने इंटेलेक्चुअल्स ने इस पर बात की है कि मेरा कहना बफजूल होगा। मगर मैं समझता हूँ कि फैसला अब आ रहा है, कल का ही इंतज़ार है, तो आ जाए तो बेहतर है, उसके बाद कमेंट किया जाए। फैसला ग्रे होगा या ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए? क्योंकि अदालतों का ये भी एक किरदार आया माजी में कि एक ग्रे किस्म का फैसला आता था जिसकी बाद में तशरीह की ज़रूरत पड़ जाती थी और मजीद कन्फ्लिक्ट बढ़ जाते थे। हमेशा हमें तो शिकायत ही रही है अदालतों से। अब देखते हैं कि इन्हें शिकायत होती है या शिकवा रहता है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले को मान लेंगे अगर इनके खिलाफ आया? मियां साहब की आदत नहीं है किसी बात को मानने की। तो लड़ेंगे ये? लड़े या ना लड़े, बहरहाल पॉलिटिकल पोजीशन तो बनाएंगे। लेकिन क्योंकि सर ये देखिए, कल से जब ये फैसला हुआ कि 20 तारीख को फैसला आएगा तो उसके फौरन बाद लाहौर में बोर्ड्स लग गए। वहाँ पे उस पर लिख दिया गया कि अकायद आप हुक्म करें, हमारा खून हाजिर है। और इन बोर्ड्स का लग जाना, इन पोस्टर्स का लग जाना, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया तो हम लड़ेंगे। देखिए ना, पहले भी उनने कोशिश तो की थी, फिर उससे उन्होंने डेमोक्रेसी को ठेस पहुँचाई। अब भी जिस तरह इनने शहंशाह बन के पार्लियामेंट चला रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर 2 दफ़ा सिर्फ सेनेट में आए, जो पार्लियामेंट में ना आए, तो वो डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर रहा, कमज़ोर कर रहा है। जब भी जमहूरियती ताकतें कमज़ोर होंगी तो थर्ड फोर्सेस को वैक्यूम मिलता है। और आपका ख्याल है कि अगर मियां नवाज शरीफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस फैसले को तस्लीम न किया और उन्होंने लड़ने का फैसला किया और ये सड़कों पे आए तो फौज के आने का या तीसरी फोर्स के आने का खतरा बढ़ जाएगा? या फिर कोर्ट्स अपना हर राइट यूज करेंगी। ठीक है, तो जमहूरियत के लिए खतरनाक होगा वो, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं होगा। और हमारे खिलाफ भी फैसला आया था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ने नाहिल कर दिया था। हम चाहते तो हम उसके खिलाफ एजिटेट करते, उस एजिटेशन को लेके हम उस एजिटेटिव सियासत को लेके हम जाते सड़कों पे, मगर हमने वो काम नहीं किया। हमने उसको वहाँ कॉमर्स दिया और नया प्राइम मिनिस्टर लगा दिया। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी अपनी पार्टी से किसी को प्राइम मिनिस्टर लगा के खुद साइड पे हो जाना चाहिए, आपका ख्याल है? अगर तो उनके खिलाफ आता है तो मैं समझता हूँ कि ये ही बेहतर तरीका होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये फरमाइए कि अगर फर्ज करें कि अदालत ये कहती है कि ये 62, 63 पे पूरे नहीं उतरते और सादिक और अमीन नहीं रहे, जिस तरह गिलानी साहब के बारे में ये फैसला आ गया था, तो मियां नवाज शरीफ साहब को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए फौरी तौर पर या फिर नजरसानी के लिए जाना चाहिए? अब मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मियां साहब क्या समझेंगे और क्या करेंगे, मगर ये तो वकील बता सकते हैं, वकला बता सकते हैं और कानूनदान बता सकते हैं आपको। पॉलिटिकल डिसीजन जो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो होना चाहिए कि बहुत से एमएनएज हैं इनके पास, खुद थोड़ा सा स्टेप आउट करके सियासत करें और किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दें। लेकिन उनके लिए, उसके लिए तो इनको ट्रस्ट करना पड़ेगा किसी पे। तो आपका क्या ख्याल है कि इनकी पार्टी में कोई ऐसा शख्स है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ट्रस्ट कर सकते? वोट बैंक तो मियां साहब का है ना, जैसे वोट बैंक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, किसी और का तो नहीं है, तो ट्रस्ट करने की क्या बात है। अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं कि ये फैसला, ये सारे मफरूज़े हैं क्योंकि कल का दिन है, उसके लिए पूरी कौम इंतजार कर रही है। फर्ज कर लेते हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाता है और इमरान खान साहब एक तहरीक शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि मैं खैबर से लेके मैं कराची तक जाऊंगा और कौम को मोबिलाइज करूंगा, तो आप उस वक्त इमरान खान साहब का साथ देंगे? देखा जाएगा। पहले तो इमरान खान को अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो उनकी क्या पोजीशन बनती है, कितना वैक्यूम क्रिएट होता है, उस वैक्यूम में कौन सी फोर्सेस उनके साथ रहती हैं, कौन सी नहीं रहती, ये सब कुछ देख के कबले वक्त कोई कैसारी पे
सियासतदानों को फैसले नहीं सोचने चाहिए। अच्छा, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की और उन्होंने बिजली के बारे में, जैसा आपने अभी तहरीक चलाने का ऐलान किया है कि 27 को आप लाहौर में मीनार पाकिस्तान में उसी जगह पर बैठेंगे जहां पे मियां शहबाज शरीफ साहब आपकी हुकूमत के खिलाफ बैठे थे, तो उन्होंने ये कहा कि आप ही का बोया हुआ है, हम काट रहे हैं और आपको शर्म आनी चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था और आप एहतजाज कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप ये महसूस करते हैं कि आप ही का बोया हुआ है जो बाद में मियां नवाज शरीफ को काटना पड़ रहा है? देखिए ना, आप तो तारीख पे भी नज़र रखते हैं, आपका सियासत पे भी एक सोच बूझ रखते हैं। आपको याद होगा कि बीबी के ज़माने में हम ऐड चलाया करते थे कि बिजली आई है, इतने हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए थे, इतने हमने बिजली के इन्विटेशंस MOU साइन कर लिए थे। गॉर्डन वू आ गया था, 4000 मेगावाट्स पे वो बना रहा था, आपको आ गई थी, आपको फिर लग भी गया आपको, मगर उसको देर लगी, उसको तंग किया गया, इवेंचुअली आपको छोड़ के भाग गया, फिर मंशा साहब ने खरीद भी लिया। तो ये सारे सीनियरों को सोच के उसके बाद बिजली पे बात करनी चाहिए। हमारी जब हुकूमत आई तो जो हमें इनहेरिट हुआ वो इनहेरिटेंस में मिला, जो इनकी हुकूमत आई इनको इनहेरिटेंस में वो मिला। अब इनने खुद बढ़ के मारी थी। मैंने तो नहीं कहा था कि 3 महीने में अगर मैंने बिजली नहीं लाई तो मेरा नाम बदल देना, 6 महीने में ना आई तो नाम बदल देना। मैंने तो आज भी मैं ये नहीं कह रहा कि कल अगर हमारी हुकूमत आती तो 6 महीने में, हाँ, इनसे बेटर मैनेजमेंट मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इनसे बेटर मैनेजमेंट हमने तब भी की। आप सोचें कि उस ज़माने में तेल की कीमत क्या थी, इनके ज़माने में तेल की कीमत क्या है। इनको तेल मिला है $30 पे, हमें मिला था $135 पे। उस वक्त में 3 रुपये आपको चार्ज कर रहा था, ये 7 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इसके बावजूद कि तेल की कीमत कम है, तो ये टैक्स निकाल रहे हैं यहाँ से भी। तो आप तहरीक चलाएंगे बिजली के खिलाफ और उसी तरह उसी तारीख को दोहराएंगे जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी बुनियाद लाहौर में रखी थी, और आप जाएंगे, बिलावल साहब भी जाएंगे? पॉलिटिकल तहरीक चलानी है, चलानी पड़ेगी, उसके अलावा तो कोई चारा नहीं है। मीनार पाकिस्तान पे बैठ के जिस तरह शहबाज शरीफ साहब वो पंखा, मीनार पाकिस्तान पे बैठेंगे, कायद की मज़ार पे भी बैठेंगे और पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे। पूरे पाकिस्तान में तहरीक चलाएंगे और इसको लीड करेंगे आप या बिलावल साहब? दोनों करेंगे, दोनों साथ, आप दोनों साथ जाएंगे सर? ठीक। और आपको अगर मीनार पाकिस्तान पे बैठना पड़ा तो आप दोनों बैठेंगे, और मीनार पाकिस्तान पे बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा, कायद की मज़ार पे बिलावल बैठेगा। ठीक। और ये कब तक करते रहेंगे? जब तक बिजली नहीं आती या हुकूमत कायम, जब तक हुकूमत नहीं जाती, हुकूमत के खात्मे तक आप ये तहरीक चलाएंगे? चलाएं। और उसकी बुनियाद होगी बिजली। बेसिकली बिजली, महंगाई, लोगों के पास ना नौकरी, ना उनके पास कोई जरिया माश। आप हालत तो देखें ना, कहाँ से कहाँ तक पोजीशन पहुँच गई है। मेरे ज़माने में किसान के पास तो रोटी खाने को थी, अब तो ना पानी है ना बिजली है, ना किसान के पास उसका अपनी फसल का रेट है, तो हर चीज़ तंग हो गई है। ना बिजनेसमैन के पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा है। बिजनेस 250 इंडस्ट्रीज फैसलाबाद में बंद हो चुकी हैं, मेरे ज़माने में चल रही थी। तो आप ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर पनामा के फैसले से हुकूमत बच जाती है, मियां नवाज शरीफ साहब बच जाते हैं, तो आपसे नहीं बच सकेंगे। आप फिर तहरीक इतनी जोरदार चलाएंगे कि हुकूमत को जाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हमें इनसे निजात लेनी है और निजात लेनी पड़ेगी। ये नाहिल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलती। पहले भी जब ये हुकूमत में थे तब भी इनसे फाइनेंसेस नहीं चले, तब भी इनसे हुकूमत नहीं चली और अब भी नहीं चली है। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि ये टाइमलाइन क्या होगी कि कब ये तहरीक स्टार्ट करेंगे आप और कब तक ये चलती रहेगी? आज हमारी मीटिंग है शाम को, जो मैंने बुलाई हुई है पार्टी के सीनियर अहदेदार की, उसमें बैठ के डिसाइड करेंगे। अच्छा, इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि 2018 में इलेक्शन आ जाएंगे और आप अगर तहरीक चलाते हैं तो फिर आपको ये फैसला 2017 के दरमियान ही करना पड़ेगा। 2017 के दरमियान इस हुकूमत को जाना होगा ताकि अर्ली इलेक्शन हो जाए। और अगर आप ये चाहते हैं कि 2018 को इलेक्शन हो तो फिर आपकी तहरीक का कोई खास फायदा नहीं होगा। देखते हैं ना, तो दोस्तों की सलाह की सोच से, दोस्तों की मशवरत से ही फैसला लेना पड़ेगा। ठीक है। अर्ली इलेक्शन पे भी जा सकते हैं आप? हुकूमत भी जा सकती है, हम भी जा सकते हैं। आप हुकूमत को मजबूर कर सकते हैं कि जल्दी इलेक्शन करा सकते हैं हुकूमत को, और हुकूमत के पास भी ऑप्शन है कि अर्ली इलेक्शन पे चले जाएं।
मैं समझता हूँ वो कोशिश तो करेंगे कि सेनेट के बाद जाएं, उससे पहले वो नहीं जाएंगे। ठीक हो गया। ख्वाजा साहब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जरा से ये फरमाइएगा कि इनके पास 4 साल थे, तो इन 4 सालों में कम से कम ये बिजली तो पैदा कर सकते थे और दावे भी बहुत किए गए और इन्होंने पहले होमवर्क भी बहुत किया, तो ये 4 सालों में बिजली पैदा क्यों नहीं कर सके? ये कहते रहे कि बिजली पैदा करेंगे, ये कहते रहे कि हमें मौका मिला तो हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। हमेशा की तरह हर बात इनकी झूठ पे बनाई जाती है, एक इल्यूजन देते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कभी भी कोई भी एक प्रोजेक्ट इनका मुझे बता दें जो सही चला हो, चाहे वो तंदूर प्रोग्राम हो, पीली टैक्सी हो, इनके स्कूल रोशनी स्कूल हो, कोई प्रोग्राम, लैपटॉप हो, वो भी सारे, कोई प्रोग्राम इनका कामयाब नहीं, सवाए इनकी मैनेजमेंट ब्यूरोक्रेसी के साथ और पुलिस के साथ, वो इनकी कामयाब है। तो नाहली है बेसिकली, या इनके पास टीम नहीं है या काम नहीं करना चाहते, समझते भी नहीं है, समझते नहीं है। समझते भी नहीं। लेकिन ये कहा यह जाता है कि गवर्नमेंट 2014 में जा रही थी और उस वक्त अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब इनकी मदद ना करते तो अब तक ये फारिग हो चुके थे। तो आप ये महसूस करते हैं 2014 में आपने इनकी सपोर्ट करके गलत किया? क्योंकि मैं समझता हूँ मैंने इनकी सपोर्ट करके इनको आज इस नहज पे लाया हूँ जहाँ ये कह नहीं सकते कि अगर पहले निकल जाते तो ये कहते कि जी देखिए अगर हम होते तो हम तो जी पाकिस्तान को सोने का बाप बना देते, मगर अब पूरी टर्म करके जाएंगे तो ये क्या कहेंगे लोगों को? तो आपने इनको शहीद नहीं होने दिया बेसिकली, शहीद नहीं होने दिया। और उसका फायदा नुकसान वैसे बहरहाल इमरान खान को हो उस वक्त, और अगर आप उनको इमरान खान को सपोर्ट करते तो शायद वो ये कहते हैं तारीख मुख्तलिफ होती। तारीख मुख्तलिफ होती तो मैंने तो अपने आप को फायदा करना है ना, मैं किसी और की पॉलिटिक्स तो नहीं करूंगा, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स करूंगा। तो आप ये समझते हैं कि आपकी पॉलिटिक्स कामयाब रही इस मामले में? मेरी तो यही सोच है। और अगर आज मियां नवाज साहब को जमहूरियत के नाम पे अगर आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उनका साथ देंगे? नहीं, मियां साहब का तो मैं कभी नहीं साथ दूंगा। जमहूरियत, हम और सब दोस्त काफ़ी हैं जमहूरियत के लिए। तो मियां नवाज साहब ने रब्ता किया कभी आपसे इस दौरान? ज़रूरत भी नहीं है, मुझे फ़ोन नहीं उठाता मैं किसी का। ठीक है। और आइंदा अगर उनको ज़रूरत पड़ी तो भी नहीं उठाऊंगा। और अगर इमरान खान साहब को ज़रूरत पड़ गई आपकी? हाँ, उससे बात हो सकती है इमरान खान से। और इमरान खान से किस एजेंडे पे बात होगी? उसका क्या एजेंडा हो सकता है? पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर वो पाकिस्तान के लिए आपसे रब्ता करें तो आपके दरवाजे खुले हैं उनके लिए? मेरे तो हमेशा दरवाजे हर पॉलिटिकल फोर्स के लिए खुले रहते हैं, चूँकि मियाँ साहब ने इतनी हमारे साथ बददियानती की है, इतना हमारे साथ वो समझें कि उनने फेथ लूज कर लिया है कि मेरे अपने वर्कर अब मुझसे लड़ने आते हैं अगर मैं उनकी बात करूं। अच्छा, पानी के दो सर बहुत बड़े इश्यूज हैं कि इंडिया की तरफ से हमेशा पाकिस्तान के ऊपर इन्विजन की जाती है, वाटर इन्विजन की जाती है, और ये कहा जाता है कि हम एक एक बूंद को तरसा देंगे पाकिस्तान को। और जो उनके वज़ीर-ए-आज़म के बयान हैं वो इंतहाई खतरनाक बयान है, 70 साल में कभी इंडिया ने इस किस्म के बयान नहीं दिए। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर भी पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है। आपके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब उन्होंने बहुत एतराज़ किया कि वफाक हमें पानी नहीं दे रहा, जो हक है हमारा वो पानी का वो नहीं मिल रहा। तो आप किसको ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं, इंडिया को या वफाक को? एक तो वफाक की नाअहली है, विंटर्स में पानी छोड़ा नहीं जाता। इनने बिजली बनाने के लिए विंटर्स में पानी छोड़ा, उससे डैम्स जो हैं वो डेड एंड पे चले गए हैं। वो पानी है जो सिंध को दिया जाता है इस मौसम में ताकि हमारी फसलें इनसे पहले होती हैं, तो ताकि फसल चल सके। ये अपनी शोहरत, अपनी काबिलियत ये समझ रहे थे कि चूंकि बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही है, बर्फ़ की वजह से पानी जल्दी आ जाएगा। बर्फ़ से पानी नहीं पिघल, गर्मी से बर्फ़ नहीं पिघलती, बारिशों से बर्फ़ पिघलती है, बारिशों से पानी आता है। जो इनकैचमेंट एरियाज़ हैं उसमें बारिश पड़ेगी, वो पानी लेके आएगा। वहाँ इतनी हाइट है कि उस हाइट पे तो अगर सूरज पिघाल सकता तो वो हाइट पे बर्फ़ होती ही ना, K2 पे बर्फ़ होती ही ना। वो बर्फ़ होती इसलिए कि वो हाइट इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद वहाँ ठंडक होती है और वहाँ बर्फ़ जमती है। तो इनको जो इनके एक्सपर्ट्स हैं उनने समझाया नहीं, और वैसे भी ये ज़मीन के बारे में जानते नहीं, पौधे के बारे में जानते नहीं, टेक्निकल चीज़ जानते हैं, ये फैक्ट्रियाँ बनाना जानते हैं,
ये उस किस्म के काम कर सकते हैं, ये अपने रोड बनवा सकते हैं, कमीशनें ले सकते हैं, उसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। अच्छा, ये जो वफाक के बारे में आपके चीफ मिनिस्टर के ख्यालात थे पिछले दिनों बड़े कंट्रोवर्शियल हुए। उन्होंने ये भी कह दिया था कि वफाकी इदारे जो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर दें अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। शजील मेमन साहब के इशू पे ये बात हुई। दूसरा, पानी के इशू पे भी उन्होंने कहा कि वफाक हमारे साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है, और उस पर ख्वाजा आसिफ साहब का ये कहना था कि इरसा का जो चेयरमैन है वो इनका अपना आदमी है, सिंध की तरफ से है, तो वो उनसे बात करे। इसी तरह ये जो गैस का इशू था, सोई साउदर्न गैस का, उन्होंने कहा कि पाइपलाइन बंद कर देंगे हम। तो आप ये महसूस करते हैं कि सिंध की तरफ से एक बगावत का एलिमेंट आ रहा है वफाक के लिए? नहीं, बगावत का नहीं आ रहा है, एक प्रेशर का एलिमेंट आ रहा है कि, और एक हम पे प्रेशर है, उन पे प्रेशर है। जब आजकल के बच्चे इंटरनेट पे हैं, सबको नेट पे पता है कि 67% गैस सिंध सप्लाई कर रहा है पूरे पाकिस्तान को, और उनकी अपनी ज़रूरत जो है सिंध की वो 30% है या 27% है। अगर आप 27 से उसको नीचे ले जाएंगे और हमें 18% उनको सीएम सिंध को आप गैस देंगे, उनके पावर प्लांट्स नहीं चलने देंगे। 12 पावर प्लांट्स बंद पड़े हैं। एक बड़ा पावर प्लांट जो चल जाए तो 3 घंटे कराची में लोड शेडिंग कम हो जाएगी, उसको नहीं चलने देंगे तो आफ्टर ऑल वो कुछ तो बच्चा भी रोएगा ना, अगर माँ उसको दूध नहीं देगी। और अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, और जिस तरह प्रेशर डाल रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब, अगर वफाक इसके बावजूद बात नहीं मानता और सरदस वो मान भी नहीं रहे, तो इसके बाद क्या लाएअमल होगा? वो सीएम और सिंध की गवर्नमेंट मिलके सोचेगी और वो लाएअमल बनाएगी, और पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी उस लाएअमल को। पीपल्स पार्टी को लाजिम है कि हमको सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो फर्ज करें कि वो सोई साउदर्न गैस के दफातर पे कब्जा कर लेते हैं या फिर गैस पाइपलाइन बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर उससे तो लड़ाई हो जाएगी वफाक की और सूबे की। वफाक के सूबे की मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी लड़ाई है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को या वफाक को क्या करना चाहिए इस लड़ाई से बचने के लिए? उनको डायलॉग करना चाहिए सीएम सिंध के साथ, उनको डायलॉग करना चाहिए सोई साउदर्न के गैस वालों के साथ, उनको भेजना चाहिए, इरसा के चेयरमैन को भेजना चाहिए कि भाई ये पानी है, इतना आ गया है, इतना आप ले लें। तो इशू तो बहुत पिछले दिनों नजर आ रहे हैं सिंध से, क्योंकि एडी ख्वाजा साहब का इशू, आईजी का इशू वफाक ने उस पर पोजीशन ले ली, रेंजर्स का इशू वफाक ने उस पर पोजीशन ले ली, पानी का इशू उस पर वफाक की पोजीशन है, इसी तरह नैब का इशू है उस पर पोजीशन है। तो यूँ महसूस होता है कि वफाक सिंध के खिलाफ एक वाज़ेह पोजीशन ले रहा है, और अब सूबे की तरफ से भी पोजीशन आ रही है, तो ये तो एक कन्फ्लिक्ट की तरफ जा रहा है वफाक और सूबा। वफाक जो है वो कोशिश कर रहा है कि हर किस्म की कॉन्ट्रोवर्शियल पोजीशंस लेके उसको इलेक्शनल एक मटेरियल बनाया जाए, इलेक्शन में इस पोजीशन में जाया जाए, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, वफाक के इंटरेस्ट में नहीं है, और जिस 18th अमेंडमेंट में इनने खुद साइन किया है, जिसकी वजह से तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उस स्पिरिट के इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक, ज़्यादा से मैंने एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद आप सारे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जरदारी साहब, ये अफगानिस्तान का इशू बहुत दोबारा उभर रहा है। अमेरिका ने एक बहुत खौफनाक बम फेंका है, आप ये समझे कि इसके बाद तो न्यूक्लियर बम बचता है जो गिराया जा सकता है, और उसके साथ उनके एडवाइज़र भी, सिक्योरिटी एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी पाकिस्तान आए। और पाकिस्तान की ये हिस्ट्री है कि जब भी अफगानिस्तान के अंदर कोई बड़ी ताकत आई है तो उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लग गया। तो ये जो बम गिराया और एक नई जंग शुरू हो रही है ट्रंप की तरफ से, तो आप महसूस नहीं करते कि इसका जमहूरियत को नुकसान हो सकता है आने वाले दिनों में? सर, मैं समझता हूँ कि इनके अमल से, जैसे ही वो बम गिरा था, हम इनको 4 साल से कह रहे हैं कि आप फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट करें। इनका काम था कि इनका फॉरेन मिनिस्टर यूएन में पहुंचता और प्रोटेस्ट करता। सिर्फ 96 लोगों का सवाल नहीं है कि जो वहाँ मारे गए हैं, कोई भी थे, डैश के थे। सवाल ये है कि हिमालयाज के पहाड़ हिल गए हैं, पूरे पाकिस्तान पे अफेक्ट है पूरे पाकिस्तान, ज़लज़ले आएंगे। हमारे पास फॉल्ट लाइंस हैं, आपको पता है पहले भी कश्मीर में इतना बड़ा ज़लज़ला आ चुका है। तो हमें जियोलॉजिकल सर्वे के लिए जाना चाहिए था यूएन में और कहना चाहिए था कि जियोलॉजिकल सर्वे कराया जाए, क्या इसके इफेक्ट्स होंगे, उसका कौन जिम्मेवार रहेगा, मगर इनकी वॉइस ही नहीं है। इनने आज तक एक, आप सोचें कि एक हर हुकूमत में आप अपॉइंट करते हैं
वजीर खारजा, और हर हुकूमत में आप अपॉइंट करते हैं लॉबियस्ट। इनके पास ना अमेरिका में लॉबियस्ट है, ना इनके पास वजीर खारजा है। तो अब वो जो आएंगे और कहेंगे, उनको जवाब कौन देगा? तो ये इफेक्ट्स क्या होंगे इस बम के और इस नई जंग के? बहुत ही खौफनाक इफेक्ट्स हैं, बहुत ही खौफनाक इसका असर होगा। पूरी आपकी इकोलॉजी चेंज हो सकती है, आपकी पानी का सिस्टम चेंज हो सकता है, हर चीज़ पे इसका इफेक्ट हो सकता है। और पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या होंगे इसके? पॉलिटिकल इफेक्ट्स ये हैं कि आपके ऊपर वैसे भी वो जो इनके पास रोटी खा के बनिया गया है, उसने अपनी लॉबी बढ़ाई हुई है अमेरिका में। हर जगह इंडिया शाइनिंग इंडिया नज़र आता है, हालांकि इंडिया शाइनिंग नहीं है। इंडिया में 60% मुल्क में बिजली भी नहीं है, और वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन है, वहाँ जो मुसलमानों का हाल है या किसी और अक़लियतों का हाल है, वो दर्दनाक है। मगर उसकी तस्वीर दुनिया को दिखाने वाला पाकिस्तान से कोई नहीं है। तो ये वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं लगा रहे जी? क्योंकि इतने क्रूशल हालात हैं, हमारे 3 हमसाए हमारे साथ नाराज़ हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे इश्यूज़ हैं, इंडिया के साथ हमारे इश्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, ईरान के साथ हमारी नाराज़गी चल रही है, और नेपाल में हमारे कर्नल साहब अगवा हो गए। सिर्फ चाइना के साथ हमारे रिलेशंस बेहतर हैं। तो जब इतने क्रूशल हालात हों तो आप वज़ीर ख़ारजा के बगैर कैसे मुल्क चला सकते हैं? मैं तो समझता हूँ नहीं चला सकते। और चाइना के साथ भी हमारा बोया हुआ ये जिसे कहते हैं ना, वो काट रहे हैं। अगर आपको याद हो तो जो अताबाद लेक बनी थी, वो मैंने रास्ता बनवाया। आपने चाइनीज से टेक्नोलॉजी भी ली थी और मदद भी ली थी? मदद भी ली थी, पैसे भी लिए थे। $500 मिलियन ने हमें एड भी दिए थे, जो कि हमने पाकिस्तान आर्मी को दिया। इसलिए कि मैं पाकिस्तान आर्मी को चाहता था कि उनके पास टेक्नोलॉजी आए पहाड़ों में काम करने की, ताकि हमारी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ सके, फौज की या हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज की सलाहियतें बढ़ें। और उनने मिल के चाइनीज़ के साथ वो रास्ता बनाया। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने जो स्टे ऑर्डर में था पोर्ट, वो लेके, और मेरी लास्ट चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात है, जिसमें मेरी साइनिंग सेरेमनी है, वो भी आपको हमने दुनिया पे दिखाई है। मगर दुनिया चूँकि उनके दोस्तों का चैनल ज़्यादा है, तो काफ़ी उन्हें काट लिया है उसमें। इंशाल्लाह मैं आपको भी उसकी टेप पहुंचाऊंगा, आप पूरी चलाइएगा। वो सिर्फ ग्वादर पोर्ट की बात कर रहे हैं, जो सिंगापुर के पास थी, और आपके 2 दोस्तों ने उसमें पैसा खर्च करके तो वापस ली थी, उसकी बात हमने वापस ली। और उसके बाद हमने वो दिन, मैंने जब चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ साइन किया, तो मैंने कहा दिस इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और उसके बाद मैं चाइनीज़ प्रेस को इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उनको मैं दिखा रहा हूँ, मैं नक्शा नीचे ला रहा हूँ, उनको दिखा रहा हूँ कि ये आपके पोर्ट्स हैं, ये हमारे पोर्ट हैं, और ये एंट्री इनटू वार्म वाटर्स है। दुनिया का नया वॉर थिएटर जो बनने जाता है, वो बनता है साउथ चाइना सी। अब आप अगर उनको वार्म वाटर्स की एक्सेस देते हैं, तो वो साउथ चाइना सी की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। ये बात 5 साल किसी ने पहले सोची होगी, तब तो काम किया होगा ना। ये मियाँ साहब जाके पट्टी हर जगह लगाते हैं, फिर कहते हैं कि एटम बम भी मैंने बनाया। तो इनको तो अल्लाह पहुंच सकता है, हम तो नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये क्रेडिट आपको क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का बयान पिछले दिनों आपने भी देखा होगा, उन्होंने ये कहा कि अगर ये CPEC इन्होंने शुरू किया था तो दस्तखत क्यों नहीं हुए, मुआहिदा क्यों नहीं हुआ, शुरू क्यों नहीं हुआ? वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे में आपको उसकी मैं फिल्म दिखा सकता हूँ, मुआहिदा हुआ। सवाल ये कि मैंने पट्टी नहीं लगाई। वो कह रहे थे फिर इनकी कोई पट्टी नज़र नहीं आती। बिल्कुल हमारी पट्टियाँ तो आपको, भुट्टो साहब की न्यूक्लियर पे भी पट्टी आपको नज़र आएगी, बीबी साहबा की आपको मिसाइल पे भी पट्टी नज़र नहीं आएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बीबी साहबा कहा करती थी कि सम सीक्रेट्स यू टेक टू योर ग्रेव। इनका काम ये है कि काम हुए ना हुए ढोल बजा दो। तो ये CPEC मुकम्मल कर सकेगी ये हुकूमत? इनमें कैपेसिटी है आपका ख्याल? CPEC एक थॉट है मेरी सोच की, वो शारक जो है वो एक थॉट है। उसके अलावा बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि इनके सोच में नहीं हैं। इनकी सोच में सिर्फ रास्ता है और अपनी इंडस्ट्रीज लगवाना है, अपने दोस्तों की इंडस्ट्रीज लगवाने हैं।
इनकी क्यों एक ही सोच है, कि अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं सी पैक पे और अपने दोस्तों की, बेसिकली अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहे अपना हैं। इंटरेस्ट जहाँ देख लें तो आप उनको, आपको जहाँ नजर आएंगे तो इनके दोस्त नजर आएंगे, चाहे वो कतर की पाइपलाइन में हो या कहीं और हो, इनके अपने नजर आएंगे और ये वो अपना ही समझें कि है ना, साड़ा ही है। अच्छा, तो ये इस गवर्नमेंट का आपका ख्याल ये है कि ये इनका प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेसिकली माजी है और उसमें आपका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से ये सी पैक बना? मैं समझता हूँ ये बहुत पुरानी सोच है। बीबी साहिबा के ज़माने से शुरू होता है। बीबी साहिबा पहली दफ़ा वहाँ पोर्ट बनाती हैं, फिशिंग पोर्ट, उसके बाद उस पर सोच शुरू होती है। आस्ते आस्ते चाइना के पास इतना पैसा आता है कि वो बना सकते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। वो भी आप निकाल सकते हैं, पीटीवी की लाइब्रेरी में है, बीबी जब वहाँ जाती हैं। ये वैसे हिस्ट्री है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये बेसिकली गवादर जो थे, सबसे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने इसका नाम लिया था, रशिया के सामने भी, अमेरिका के सामने भी, और उन्होंने ये कहा था कि वक्त आएगा कि जब यहाँ पर रशिया भी कोशिश करेगा और अमेरिका भी करेगा। ये हिस्ट्री है इसकी बड़ी पुरानी, और ये क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, ये कोई छीन नहीं सकता इनसे ये। अच्छा, ये सर फरमाइएगा कि जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है पाकिस्तान में, एक बड़ा खौफनाक वाक़या मरदान यूनिवर्सिटी में, और मरदान में आप जलसा भी करने जा रहे हैं, मशाल खान, तो आप इस वाक़े को ये नहीं समझते एक टर्निंग पॉइंट है और इससे एक नया नैरेटिव पाकिस्तान में डेवलप करना चाहिए, नई एपीसी होनी चाहिए जिससे हम इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ सकें, वो बड़ी पॉलिसी बना सकें? बिल्कुल होना चाहिए। एक एक्सट्रीम माइंडसेट इवॉल्व हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बच्चों में आ रहा है और नेट के ज़रिए आ रहा है, जो कि एक नो बॉर्डर कंटिन्यूटी है, उसका कोई बॉर्डर नहीं है। नेट कहीं से भी शुरू हो, कहीं से भी निकले, कहीं भी पहुंचे, कोई भी मैसेज उठा ले, चलता है। तो मैं समझता हूं कि इसको ज़रूर देखना चाहिए। मैं समझता हूं कि KPK की हुकूमत, इमरान साहब को, खान साहब को ये सोचना चाहिए कि ज़्यादातर ये उनकी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है, लाहौर में बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि वहाँ भी रोज़ आए दिन लड़के जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स आप में लड़ रहे हैं। वो यही जंग है किसी और फॉर्म में। तो इस पे नया नैरेटिव डेवलप करना चाहिए, नेशनल नैरेटिव डेवलप करना चाहिए, और उसके लिए नेशनल नैरेटिव जरूर डेवलप करना चाहिए, मगर काम की जरूरत है। लेकिन उसके लिए तो एक एपीसी बुलवानी चाहिए ताकि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों एक बार और ये फैसला कर ले कि 30 साल तक ये नैरेटिव तब्दील नहीं होगा, बदला नहीं जाएगा। सर, मैंने पहली तकरीर जो की यूएन में, आपके पास अभी नेट पे होगी, आप निकाल लें, तो मैंने दुनिया से कहा कि जेंटलमैन, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि वी आर लूजिंग द वॉर ऑफ द ऑन द वॉर ऑन द माइंडसेट। मैंने दुनिया में, यूएन में भी कहा है, मैं अभी भी कहता हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ, और हमारे यहाँ उस पर काम नहीं हो रहा। ठीक है सर, साहब मैं एक और ब्रेक लूँगा, छोटे ब्रेक और ब्रेक बाद आप सारे प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। सरदार साहब, अगला इलेक्शन जीत जाएंगे आप, और इलेक्शन में क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? सर, लास्ट इलेक्शन भी हम जीत जाते अगर आरओ इलेक्शन ना होता। और जीत का ये मैं नहीं, मतलब मेरा ये नहीं है कि सारी सीटें मैं खुद ले आऊँगा, मगर ज़रूर जो इस हाउस का आर्किटेक्ट है, उसने आर्किटेक्ट में एक इस किस्म का फार्मूला रख लिया है कि जो भी आइंदा हुकूमत बनेगी वो कोलिशन हुकूमत है, उसमें पार्टियों को मिलजुल के हुकूमत बनानी चाहिए। और मैं समझता हूँ वो एक अच्छी चीज़ है, उससे जमहूरियत बढ़ती है, जमहूरी ताकतें उभर सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, इस कोलिशन को आप लीड करेंगे, आपका ख्याल है? जिसके पास ज़्यादा सीटें होंगी वो लीड करेगा, जिसके पास भी ज़्यादा सीटें होंगी वो लीड करेगा। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होंगी वो लीड करेंगे, किसी और पार्टी के पास ज़्यादा सीटें होंगी वो लीड करेंगे। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें कि आपकी सीट्स ज़्यादा आ गई, बेहतर आ गई और तादाद में ज़्यादा हो गया, तो आप मियां नवाज शरीफ के साथ हुकूमत बना सकेंगे, बना लेंगे? बिलावल पे डिपेंड करता है। और इमरान खान साहब के साथ अगर बनानी पड़ी आपको तो? सब चीज़ें बिलावल पे डिपेंड करती है, चेयरमैन वो है, वो फैसला करें। अच्छा, अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप सदर बनना पसंद करेंगे या वज़ीर-ए-आज़म बनना पसंद करें? देखिए, मैंने पावर्स प्राइम मिनिस्टर को इसलिए नहीं दी कि मैं जाके वहाँ ममनून हुसैन बन जाऊँ। तो आप इसका मतलब पसंद करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म हो आप? अगर करना है तो फिर काम करना है।
वरना तो बेकार नहीं बैठना। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है क्या वजीर आज़म बनने? मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर पार्लियामेंट में जाऊं तो पावर लूं या ना लूं। ठीक, और आप सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर होंगे? ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, आपकी 5 साल हुकूमत रही, कोई ऐसा रिग्रेट जो आप फील कर रहे हो, आप आज ये महसूस कर रहे हो कि मुझे ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी या फलां शख्स पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए? देखिए ना, बहुत से, हर इंसान में खामियां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। मैंने एक अपने सामने गोल रखा हुआ था, मुशर्रफ को निकालना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक दिन का सफर नहीं है, एक बंदे की कुर्बानी नहीं है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 7 लोग शहीद हुए हैं, उनके भी जनाजे उस वक्त उठाए गए हैं। उन शहीदों का भी हम पे कर्ज है। फिर बीबी के साथ सैक्रिफाइसेस हुई हैं, फिर कोड़े लोगों ने खाए हैं। एक जमहूरियत के खास पीपल्स पार्टी ने तवील जंग लड़ी है। उन सब तवील जंगों का मैंने अजाला करना था। कॉन्स्टिट्यूशन 73 का मैंने बहाल करना था। मैंने दोबारा से लोगों को, मैं समझता था कि फॉल्ट लाइन्स हैं, पख्तूनों के राइट्स हैं, देने थे। मैंने बलोचों के राइट्स हैं, देने थे। सिंधियों के राइट्स हैं, मैंने देने थे। पंजाब के राइट्स मैंने देने थे। तो मैंने एक चारों अपनी जिसे कहते हैं प्रोविंसेस को मिलाना था। मैंने जो भुट्टो साहब वायदा कर गए थे गिलगित बल्तिस्तान का, वो बनवाना था। मैंने कश्मीरियों के लिए हक खुद इरादे दिलाने की जंग करनी थी। तो ये सब काम करने के लिए मुझे, और आज तक आप तारीख के खुद मुताले के बड़े स्टूडेंट हैं, आप मुझे बताएं तारीख में किसने पावर वॉलंटरली सरेंडर किए हैं? नहीं, 70 साल की हिस्ट्री में आप पहले आदमी हैं जिन्होंने 70 साल की, और वो पूरी तारीख दुनिया की ले लें आप, उसमें आप बताएं जिसने कभी भी तारीख में किसी ने वॉलंटरली सरेंडर किया हो। हाँ, वो मुश्किल है, बहुत बड़ा दिल चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। सर, मियां शवाशी साहब के जो आपके बारे में बयानात थे माजी के, आज आप क्या महसूस करते हैं कि आपने उस वक्त भी बर्दाश्त कर गए, आप आज भी बर्दाश्त कर गए, तो बड़ा दिल है आपका। वैसे मैं उनको अपने सोच के करीब नहीं समझता। ठीक, आपकी पार्टी में जो लोग हैं उनमें से आपने बहुत से लोगों पर ट्रस्ट किया, हुसैन हक्कानी साहब भी उसमें शामिल हैं, तो आज आप महसूस करते हैं कि कुछ लोग हैं जिन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था इतना? उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, उसको यूटिलाइज जरूर किया हमने। हो सकता है कि थोड़े वक्त के लिए करना चाहिए था, उसके बाद किसी और नौकरी पर उसको रख लेना चाहिए था। तो हो सकता है वो आपको यूटिलाइज करके हो ये भी वो तो अब तो वो यही कर रहा है ना, अपनी किताब लिखने के लिए रोज नया आर्टिकल लिखता है। मकसद उसका एंड रिजल्ट क्या है? किताब बेचनी है। और जिस आदमी ने धरती से वफा ना की, जो मादरे वतन से वफा नहीं करता, वो अपनी माँ से बगावत करता है। जो अपनी माँ से बगावत करता है तो उसके साथ वो, उससे कुछ भी बेचता है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने जो किताब लिखी है वो धरती के खिलाफ एंटी पाकिस्तान है। एंटी पाकिस्तान का मतलब मैं नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ धरती। मैं धरती का आदमी हूँ, मैं धरती में पैदा हुआ हूँ, मैंने धरती में मरना है। इस धरती में हम थे, पाकिस्तान जब नहीं भी था तब भी हम इस धरती में थे। तो इस जमीन, इस मुल्क के गद्दार हुए, फिर वो गद्दार हुए हुसैन हक्कानी साहब। बिल्कुल, आप उनको गद्दार समझते? मैं गद्दार समझता हूँ। और गद्दार की सजा तो बड़ी संगीन है पाकिस्तान के कानून में, और उनको सजा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम उनको सजा भी कोशिश करेंगे कि और नहीं तो किसी किस्म की सजा दे सके। और आपकी हुकूमत आई तो आप हुसैन हक्कानी साहब को बुलवा के सजा देंगे यहाँ? अगर हमारी हुकूमत आई तो हम उनको इन्वेस्टिगेशन करके वहीं सजा दिलाएंगे। अच्छा, ये आपके साथियों को कौन सर उठा रहा है, कौन गिरफ्तार कर रहा है? कुछ सोच है, कुछ भुलाने वाले हैं, मगर कोई भी हो, मैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं करूँगा। मैं उन फोर्सेस के साथ नहीं लड़ूंगा। बहुत सी सेक्रीफाइसेस पीपल्स पार्टी ने दी है। हमारा बर्दाश्त का मायदा बहुत बड़ा है, हम बर्दाश्त बड़ी करते हैं। तो आपके अगर मजीद साथी उठा लिए गए, क्योंकि और भी इम्कानात हैं, तो आप उसको भी बर्दाश्त कर जाएंगे आप? हमने हमेशा खुद हमें उठा दिया गया था। 13 साल मैं जेल में था तो मुझे पूरी पार्टी ने बर्दाश्त किया, बीबी ने बर्दाश्त किया। हमने कोई एंटी पाकिस्तान मूवमेंट तो नहीं चलाई तब। तो आखिरी सवाल आपसे कि ये आपके साथी उठाए क्यों जा रहे हैं? सर, ये तो उठाने वाला जानता है ना, मैं तो नहीं इसका जवाब दे सकता। नहीं, आपको प्रेशराइज किया जा रहा है और उनकी कोशिश है कि आप चले जाएं पाकिस्तान से बाहर। जब मैं जेल में प्रेशराइज नहीं हुआ
जब मेरी गर्दन काटी तो मेरे प्रेशराइज नहीं हुआ, मेरी जुबान काटी गई तो मैं प्रेशराइज नहीं हुआ, इतने साल में कैद तनाई में परेशान नहीं हुआ, तो अब क्या प्रेशराइज होऊंगा यार। तो आपको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, अब आप जाएंगे नहीं यहाँ पे। नहीं, ये क्या आपसे किसने कह दिया कि ये प्रेशर का? इसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर है, इदारों की तरफ से प्रेशर है कि बस वापस भेज दिया जाए दुबई, तो आप अब पाकिस्तान से नहीं जाएंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं इलेक्शन करा के आता जाता तो वैसे रहता हूँ, इलेक्शन कराऊंगा और इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। खुद इलेक्शन लड़ेंगे आप? खुद? और सिंध से इलेक्शन लड़ेंगे, पंजाब से लड़ेंगे? सिंध से इलेक्शन MNA का इलेक्शन लड़ेंगे? MNA का इलेक्शन। सैयद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।